बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 7 में हम कल दो अहम बातें करके गए थे। नंबर 1, पर्सन हु कैन परफॉर्म, कौन परफॉर्म करेगा, वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब सिर्फ प्रोमिजर परफॉर्म कर सकता है, और वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब प्रोमिजर्स का एजेंट भी परफॉर्म कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म कर सकता है, और इवन थर्ड पार्टी भी परफॉर्म कर सकती है। फिर इसी तरह हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। अब इन दोनों की यहाँ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। फिर हम पहुंच गए थे रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस। When two or more person make a joint promise, the promisee may, in the absence of express agreement to the contrary, compel anyone or more of such joint promiser to perform the whole of the promise. ठीक है ना? ये कल हमने वो रेस्टोरेंट वाली बात से इस सारे को जॉइंटली एंड सेवरली के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया था। फिर था कि अगर किसी एक प्रोमिजी ने सारी पेमेंट कर दी है, एक पर्सन ने सारी पेमेंट कर दी है, तो फिर उसका लीगल राइट क्या होगा? वो जाकर अपने दोस्तों से डिमांड कर सकता है। ये वो दूसरी बात लिखी है। राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन, शेयरिंग ऑफ लॉस इन कंट्रीब्यूशन। If anyone of two or more joint promiser makes default in such contribution, the remaining joint promiser must bear the loss arising from such default in equal share. वो कह रहा जी अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि ये चार लोग थे, A, B, C, D, इक्वल शेयर था इनका, ठीक है ना? इन्होंने किसी के 8,000 रुपए देने थे। अगर ज्वाइंटली की पहले वाला सर्कमस्टांसेस देखें तो सब लोगों ने 2,000 रुपया कंट्रीब्यूट करना था, और ऐसे 8,000 रुपया टोटल जो है ये पेमेंट हो जानी थी ज्वाइंटली। सेवरली का मतलब क्या था? एक मतलब था अगर सारी चले गए, किसी एक ने पेमेंट की है, ठीक है ना? अगर एक ने की है तो फिर क्या करेंगे? फिर वो बाकियों से क्लेम कर सकता है। लेकिन अब ये तीसरी बात आ रही है कि अगर किसी शख्स ने डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है ना, ए ने अपने 2,000 दे दिए, बी ने भी दे दिए, लेकिन सी और डी जो है ये दोनों डिफॉल्ट कर गए, ठीक है ना? ये पैसे नहीं दे रहे, ये डिफॉल्ट कर गए। अब ये पैसे किसने देने हैं? वो कहते हैं जो इसका टोटल है वो इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए, शेयरिंग ऑफ लॉस इन, if any one of two or more joint promiser make default in such contribution, कौन सी contribution? ये जो ऊपर जिसका जिक्र हो रहा है, the remaining joint promiser must bear the loss arising from such default in equal share. अच्छा जी, फिर एक और कॉन्सेप्ट आ गया, रिलीज ऑफ वन ज्वाइंट प्रोमिसर। Where two or more person have made a joint promise, a release of one of such joint promiser by promisee does not discharge the other joint promiser or joint promisers, neither does it free the joint promiser, so release from responsibility of the other joint promiser or joint promisers. देखिए ये क्या बात हो रही है? वो कह रहे अगर किसी शख्स ने ऐसे कर दिया, जैसे ये तीन लोग हैं, X, Y, Z, ठीक है ना, इनसे पैसे लेने थे, कलेक्टिवली 30,000 रुपीज लेने थे, ठीक है? लेकिन जब उसने केस फाइल किया ना, तो उसने नाम X एंड Y को पार्टी बनाया, Z को नहीं बनाया। इसको हम लॉ की नजर में कहते हैं कि उसने इसको क्या कर दिया? रिलीज कर दिया, ठीक है ना? इसने ज्वाइंटली पैसे लेने थे X प्लस Y प्लस Z से 30,000 रुपीज, लेकिन जब इसने केस फाइल किया तो केस में जिसको पार्टी बनाया ना, वो X एंड Y को बना दिया। अब यहाँ दो बातें आपको समझा रहा है। कह रहा है कि अगर जिसने पैसे लेने थे उसने किसी एक पार्टी को रिलीज कर दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं कहोगे जी ना आपने उसको तो पार्टी नहीं बनाया, उसके वाले अब 30,000 लिए हुए थे ना, 10,000 तीनों के हिस्से में आ रहे थे एज पर ज्वाइंटली कॉन्सेप्ट, इसको पार्टी नहीं बनाया,
क्या ये मौकफ कोर्ट में ले सकते हैं कि ठीक है जनाब आपने उसको तो पार्टी नहीं बनाया, हमारे हिस्से में 20,000 रुपया था, ये ले आप हमारे डिस्चार्ज कर दें कॉन्ट्रैक्ट से? पहला कॉन्सेप्ट ये है कि नहीं, ये नहीं किया जा सकता, इन्हें तो 30,000 ही देने पड़ेंगे। क्या अब ये 10,000 उससे ले सकते हैं? तो कह रहे बिल्कुल ले सकते हैं। ये दो बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है ना? फिर देखें, where two or more person have made a joint promise, a release of one of such joint promiser by promisee, यानी promisee ने जब केस फाइल किया तो उसने उसको पार्टी नहीं बनाया, does not discharge the other joint promiser। वो कह रहा है इसके पार्टी ना बनाने से अदर ज्वाइंट प्रोमिजर जो है वो रिलीज नहीं हुए। ठीक होगी ना बात? और ज्वाइंट प्रोमिजर neither it does free the joint promiser so released। अब उसकी बात हो रही है, जी की बात हो रही है कि जी भी रिलीज नहीं हो गया, किससे? फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर ज्वाइंट प्रोमिसर, कि भाई अब वो कहे यार देखो उसने मुझे तो पार्टी बनाया ही नहीं है, मैं तुम्हें 10,000 किस चीज के दूं, मेरा तो नाम उस केस में ही नहीं है। वो कह रहा ये भी नहीं है। बात समझ आई? दो बातें कर रहा है लॉ, बल्कि इन टोटल 3 बातें इस सेक्शन में हो रही। नंबर 1, किसी एक को रिलीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, पेमेंट अभी भी रिसीव की जा सकती है, प्रोमिसी के एंड पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना? अब ये नहीं कह सकते कि केस पे जाकर किस बुनियाद पे केस लड़े, जनाब 3 पार्टी थी X + Y + Z, आपने तो इसको पार्टी नहीं बनाया तो ये तो केस ही गलत है। नहीं, ये कोई मौकफ नहीं है, वो 3 में से एक को भी पार्टी बना दे। एक बात। दूसरी बात, क्या जिसको रिलीज कर दिया उसकी छुट्टी हो गई है? उसकी एक एंगल से तो छुट्टी हो गई है, इसके खिलाफ केस नहीं है, अदालत इसे नहीं बुलाई, इसका तो नाम ही नहीं है, किस एंगल से छुट्टी हो गई है? किस एंगल से छुट्टी नहीं हुई? कि जो इसके बाकी ज्वाइंट प्रोमिसी हैं, क्या वो इससे पैसे डिमांड करेंगे कि नहीं करेंगे? वो कहते हैं बिल्कुल करेंगे, ठीक है ना? इस बात से छुट्टी नहीं हुई है। ये देखिए, ये बात कहां लिखी हुई है? Neither does it free the joint promiser so release from responsibility to other joint promiser। ठीक होगी ना बात? वो कहते भाई इसकी छुट्टी कोई नहीं हुई है, इसको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन हाँ ये केस में पार्टी नहीं बना, वो एक इसकी जान छुट्टी हुई है। अच्छा जनाब, 4 बातें समझ आ गई। नंबर 1, ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। नंबर 2, राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन, और अगर जिससे क्लेम कंट्रीब्यूशन करनी थी वो डिफॉल्ट कर गया है तो फिर शेयरिंग ऑफ लॉस, और अगर डिफॉल्ट नहीं किया बल्कि किसी पार्टी ने जिसने पैसे लेने थे उसने इसको रिलीज कर दिया है, तब भी ज्वाइंट प्रोमिसर के साथ होगा। Devolution of joint right. When a person has made a promise to 2 or more persons jointly, then unless a contrary intention appear from the contract, the right to claim performance rests as between him and them, with them during their joint life and after the death of any of them with the representative of such। वही वाली बात आ रही है कि अगर जो जिंदा बच जाए, अगर तीनों जिंदा हैं तो jointly, और अगर एक की डेथ हो गई है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सारों की डेथ हो गई है तो सारों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव। रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ ज्वाइंट प्रॉमिस। कुछ बात समझ आई है? चलिए, आजम, बाबर एंड सकलैन jointly promised to pay dower ₹3,000. Dower may compel either Azam or Babar or Saklan to pay him jointly and severally का concept. Right
to claim contribution. Azam Babar Saklan jointly promised to pay Davar a rupees some 3,000. Saklan is compelled to pay the whole. अब सारे पैसे किसको देने पड़ गए? Saklan. Azam is insolvent. Azam is insolvent का मतलब आ गया और default हो गया ना. Azam is insolvent. But his assets are sufficient to pay 1/2 of his debt. इंसॉल्वेंट तो हो गया, लेकिन जब एसेट बिके इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस होके तो हाफ ऑफ द डेट का मतलब है उसके हिस्से में 1,000 आ रहे थे, 500 पे हो गए. इसका मतलब है 500 का डिफॉल्ट हो गया. तो फिर वो बाकी दो लोग क्या करेंगे? इक्वल डिवाइड करेंगे. 250 उधर, 250 उधर. इसका मतलब है उन्हें इक्वली 1250 हिस्से में आ जाएंगे. ठीक है ना. अब यहाँ एग्जामिनर ऐसे मैथमेटिकली बात कर सकता है. ये वाला मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ थोड़ा सा एग्जामिनर इस किस्म की बात भी कर सकता है. अच्छा जनाब, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ज्वाइंट प्रोमिसर. Azam Babar and Saklan jointly promised to pay Davar rupees 3,000. Davar released Azam from his liability and sue Babar and Saklan for repayment. उसने किसका नाम नहीं दिया? आजम का नाम नहीं दिया. Here neither Babar and Saklan are released from their liability to Davar, nor is Azam released from his liability to Babar and Saklan for contribution. उसने बाबर एंड सकलैन को तो कंट्रीब्यूशन देनी है. भले दावर ने उसको रिलीज कर दिया. रिलीज कैसे कर दिया? उसने नाम नहीं दिया उसका. जब उसने केस फाइल किया तो उसका नाम बीच में उसने लिया नहीं. क्लियर हो गई बात जी? अच्छा जी, पढ़िए जनाब इस सवाल को. किसने अमाउंट बारो किए जी? बिन्यामीन ने. किससे किए जी? हातिम से. बिन्यामीन borrowed rupees 1 million from Hatim and Tahir jointly. दो लोगों से पैसे लिए. हातिम और ताहिर ने मिलकर बिन्यामीन को 1 million दिया है and promised to repay the amount on 1st March. With reference to the Contract Act 1872, state who can claim performance in the following. Both Hatim and Tahir are alive on due date. Both Hatim and Tahir are alive on due date. Unless contrary intention appear from the contract, the right to claim performance rests with Hatim and Tahir jointly. ठीक हो गया ना. फिर आ गया हातिम डाइज बिफोर ड्यू डेट. तो हातिम का लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ताहिर हिमसेल्फ. After the death of Hatim, with representative of the Hatim jointly with Tahir. Both Hatim and Tahir die before due date. दोनों के लिए. ठीक होगी ना बात? अच्छा जी. पढ़ें जी इसको भी. Salim and Jamil jointly borrowed 50 million for a business project from a common friend, Kamal. Kamal से पैसे लिए गए. They jointly promised to repay the borrowed amount. They jointly promised. Under the provision of Contract Act 1872, comment on the following. In the absence of express agreement, what would be the right and liabilities of joint promisor? Also explain their right and liabilities if Kamal released Jamil from joint liability. वही बात आ गई. Any one of the joint promisor may be compelled to perform in the absence of express agreement to the contract. Jointly का concept आ गया. Fahim, Salim and Jamil are jointly liable to fulfill the promise. However, Kamal may compel anyone or more of them to perform the whole of the promise. वही jointly and severally वाली बात हमने यहाँ लिखनी है.
अच्छा चलो, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम, प्लेस एंड ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस मेंशन हुई हो, ठीक है ना, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम, प्लेस एंड ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस मेंशन हो तो फिर उसका क्या स्टेटस होगा, ठीक है ना। इसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, व्हेन टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पहले यहां से समझते हैं फिर रीडिंग करेंगे। वेदर टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त हमने कोई टाइम मेंशन किया हुआ है, कोई डेट मेंशन की हुई है, टाइम से मुराद यहाँ डेट है, ठीक है ना, टाइम से मुराद यहाँ डेट है, तो क्या वो डेट कंपेलिंग नीड है या कंपेलिंग नीड नहीं है, यानी किन सर्कमस्टांसेस में वो डेट कंपेलिंग नीड है और किन सर्कमस्टांसेस में वो डेट कंपेलिंग नीड नहीं है। तो हम अपने आप से सबसे पहले पूछते हैं कि क्या कंपेलिंग नीड है। If promisor fail to perform at the fixed time, the contract become voidable at the option of promisor. अगर तो वो डेट कोई कॉन्ट्रैक्ट का मेन एसेंस था और उस टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम voidable at the option of promisor. और अगर डेट लिखी तो हुई थी बट एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, यानी जाहिर है जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कोई परफॉर्मेंस डेट तो लिखी हुई है, लेकिन उस डेट का ये मतलब नहीं है कि अगर इस तारीख को ना हुआ तो फिर मेरे लिए तो बेकार है, ऐसे नहीं है। इफ प्रोमिसर फेल टू परफॉर्म एट द फिक्स्ड टाइम, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसर। कुछ काम ऐसे हैं जिनके अंदर जब डेट लिखी हुई है तो उस डेट का एक बड़ा खास मीनिंग है, ठीक है ना। हेलो, वालेकुम सलाम, शुक्र। कुछ काम ऐसे हैं जिनका किसी टाइम डेट फिक्स पर ही होना जरूरी है। मसलन आपने किसी बेकरी को एक बर्थडे केक बनने के लिए दे दिया, तो ऑब्वियसली बर्थडे केक मींस कि ये किसी एक स्पेसिफाइड डेट पर रिक्वायर्ड है, कोई पार्टी अरेंज हुई होगी, कोई और रीजन होगा, तो अगर उस दिन होगा तो कोई बात नहीं, आप कल ले जाइएगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। किसी ने कोई कुर्बानी के जानवर लेने हैं, वो कहता सर 4 दिन ही तो लेट हुआ है, इससे क्या फर्क पड़ता है, आप अब कर लें कुर्बानी, ठीक है ना। टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और टाइम इज नॉट एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था, यानी सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था या आपने क्लियरली मेंशन कर दिया कि टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर ये उसूल लगेगा, अगर उस टाइम पर वो काम नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसर। अच्छा जी, प्रोमिसी के पास वॉइडेबल हो गया। वॉइडेबल में हम पहले ही 2 लफ्ज अटैच करके आए हुए हैं, या इंसिस्ट टू परफॉर्म या कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करे और क्लेम डैमेजेस, ठीक है ना। रिसेंट द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। वो कहते भाई नहीं आपने नहीं तैयार किया कि मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो, कहता जी मैंने तो आधा काम कर लिया, कहता कर लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, इस बात से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आधा काम हो गया, नहीं हुआ, नो, कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वॉइडेबल हो गया। और जो प्रोमिसी थी उसने अपना, जो प्रोमिसी था वो उसने अपना ये ऑप्शन अवेल कर लिया, क्योंकि लॉ ने उसे कहा था कि ही कैन रिसेंट द कॉन्ट्रैक्ट, या कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे या अभी भी इंसिस्ट करे कि नहीं जनाब आप इसे परफॉर्म करें, ठीक है ना। और दूसरी ऑप्शन क्या आ गई, नॉट रिसेंट द कॉन्ट्रैक्ट। नॉट रिसेंट द कॉन्ट्रैक्ट मतलब इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस। वो कहता है अगर रिसेंट कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, ही कैन क्लेम डैमेजेस। कौन,
प्रोमिजी कैन क्लेम डैमेजेस। प्रोमिजर का राइट खत्म हो गया, हालांकि हो सकता है प्रोमिजर का भी नुकसान हो रहा हो, ठीक है ना, प्रोमिजर का भी, क्योंकि उसने काम शुरू कर रखा था, काम मुकम्मल नहीं हो रहा उस टाइम तक। लेकिन अगर टाइम एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था तो प्रोमिजर का राइट खत्म हो गया, प्रोमिजर कुछ नहीं कर सकता, बल्कि उल्टा प्रोमिजी रिसेंड भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम डैमेजेस भी कर सकता है। नहीं, डैमेज के लिए हमेशा ही एक उसूल है, आगे चैप्टर 8 में हमने इसको डिटेल में लफ्ज बार बार रिपीट करना है कि डैमेज मींस एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस, अगर एक्चुअल लॉस नहीं हुआ तो फिर ऑब्वियसली आप यू कैन नॉट क्लेम डैमेजेस। असल में ऐसे समझें, ये थोड़ा सा एक बोलने में फिक्रा अच्छा नहीं है। जो हमारे सिविल लॉज है ना, हम चैप्टर 1 में ये बात पढ़ेंगे कि देयर आर टू टाइप ऑफ लॉज, सिविल एंड क्रिमिनल। जो सिविल लॉज हैं उसमें वादा खिलाफी की कोई सजा नहीं है सिविल में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ सिविल लॉ, ठीक है ना। आपने एक वादा किया था, आप अपना वादा पूरा नहीं कर रहे, इस वादा पूरा ना करने की कोई सजा नहीं है मुझे। अगर मेरे वादा पूरा ना करने की वजह से आपको एक्चुअल लॉस हो गया है, वो मैंने कंपनसेट करना है। अगर आपको लॉस नहीं हुआ तो फिर इस चीज का कोई नहीं है कि मैंने वादा पूरा नहीं किया। मसलन आपने किसी को शादी पर किसी मौके पर गिफ्ट करना था, फर्ज किया जी 25 दिसंबर 2023 को कोई एक फंक्शन है, आपने उसमें एक गाड़ी गिफ्ट करनी है किसी शख्स को। आपने जाकर किसी शोरूम वाले से गाड़ी बुक करवाई कि यार मुझे इस डेट पर गाड़ी चाहिए। उसने कहा जनाब 9 मिलियन की गाड़ी है, आपको मिल जाएगी। मैंने कहा यार देख लो, मुझे भाई उस दिन गिफ्ट करनी है, ये ना आपको कह दें जी आई नहीं है गाड़ी, ये हो गया वो, कहते नहीं सर आप कंफर्म है, आप गाड़ी मिल जाएगी आपको। आपके ये वाले जुमले बोलने से और शादी का इवेंट बताने से टाइम बिकम एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब अनफॉर्चुनेटली उस दिन गाड़ी डिलीवर नहीं हुई आपको। अब आपको तो गाड़ी चाहिए। अब दो सिचुएशन है यहाँ से, एक तो है कि आप जनाब मार्केट में गए, एक ओन पर आपने गाड़ी खरीद ली, उस वक्त 10 मिलियन की आपको गाड़ी मिल गई, 10 लाख रुपया आपको ओन देना पड़ा, 90 लाख की बजाय 1 करोड़ की गाड़ी मिल गई, आपने गाड़ी खरीदी और गिफ्ट कर दी। ये जो 10 लाख आपको एक्स्ट्रा देने पड़े हैं, दैट बिकम डैमेजेस एंड यू कैन क्लेम इट। लेकिन आप उसी शोरूम से निकले और साथ वाले शोरूम ने कहा कि सर मेरे पास गाड़ी खड़ी है और मैं ओन भी नहीं ले रहा आपसे। अब आपको कोई लॉस नहीं हुआ, नथिंग कैन बी क्लेम, कोई डैमेजेस मींस एक्चुअल लॉस। अगर आपको नुकसान हुआ है तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, और अगर नुकसान नहीं हुआ तो फिर डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। एक बात होगी, आपको साथ वाले से एक गाड़ी मिल गई, आप पहले वाले शोरूम के पास आए, आपने कहा कोई बात नहीं, गाड़ी कब तक मिलेगी? मैंने कहा सर बस 2-3 दिन में मिल जाएगी। उसने कहा ठीक है आप गाड़ी मुझे दे दें। अब आपने फौरन ये सोचा कि यार ये तो मेरा दाल लग गया इधर से, ये तो कोई बंदा शरीफ मिल गया है, शायद इसका कोई इन्वेस्टर फंसा हुआ है इस वक्त कि ये ओन नहीं मांग रहा, इसे कोई पैसों की जरूरत है। लेकिन गाड़ी पे तो जनरली ओन ही चल रहा होता है। आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, यू स्टिल इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस। आपने कहा नहीं यार आप गाड़ी अरेंज करें, कोई बात नहीं, मैं 2-3 दिन बाद गिफ्ट दे दूंगा। उसे थोड़े बताएंगे कि मैंने गाड़ी ले ली है, और बता भी दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो है ही है। आपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड नहीं किया, मे एक्सेप्ट परफॉर्मेंस आफ्टर टाइम, यू मे स्टिल इंसिस्ट। और आपने क्या किया, आपने कहा आप ठीक है मुझे 1 हफ्ते बाद दे दें गाड़ी। लेकिन अब यहाँ लॉ एक छोटी सी बात कह रहा है कि 1 हफ्ते बाद जब अगर आप गाड़ी मांग रहे हैं तो अब आपका राइट टू क्लेम डैमेज खत्म हो गया। इस एग्जांपल को और बेहतर करने के लिए हम जरा
उसी ट्री में रहते हैं। आप इधर वाले बंदे के पास गए थे और आपको 1 मिलियन का लॉस हुआ इससे गाड़ी खरीदने पर, ठीक है ना। अब आपको फौरन समझ आई कि यार मुझे असल में रेडी गाड़ी चाहिए थी, मेरा 1 मिलियन का नुकसान हो गया, तो मुझे करना चाहिए वो साथ वाले शोरूम वाले से कहो मेरी गाड़ी दे मुझे, फिर मैं उसको महंगा बेच दूंगा। बात समझ आ रही है? फिर मैं उसे शोरूम पे खड़ा करके हफ्ते में बेच दूंगा, तो यही 10 लाख रुपए मेरा वहां से निकल आएगा, 10 ना निकलेगा 8 निकल आएगा, 8 ना निकलेगा 12 निकल आएगा। तो डिपेंड करेगा उस वक्त ऑन क्या चल रहा है गाड़ी पे। अब आपने जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था आपने उसे कहा नहीं यार मुझे गाड़ी दे दो, कोई बात नहीं लेट भी हो रही है तो दे दो, क्योंकि मेरा लीगल राइट यही था, मेरे पास 2 राइट थे, या मैं रिसेंड करूं और उसी वक्त अपने डैमेजेस क्लेम कर दूं, और एक है कि नहीं मैं रिसेंड ना करूं कॉन्ट्रैक्ट को, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करूं और कहूं कि ठीक है मुझे लेट परफॉर्मेंस दे दें। अब लॉ कह रहा है कि क्या अब मैं वो 10 लाख ले सकता हूं कि नहीं ले सकता। अब लॉ कह रहा है कैन नॉट क्लेम डैमेजेस अनलेस गिव नोटिस रिगार्डिंग हिज इंटेंशन टू क्लेम डैमेजेस कॉज ड्यू टू डिले इन। वो कहता है 2 बातें, अगर आप उसे कह रहे हो ना क्या ठीक है भाई अच्छा कब मिलेगी गाड़ी, कहता सर असल में थोड़ा सा डिले हो गया, आपको गाड़ी 31 दिसंबर 2023 को मिलेगी। उन्होंने कहा ओके कोई बात नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, यू आर एग्रीइंग डिलेड परफॉर्मेंस। वो कहता है अब अगर आप ये करना चाहते हैं तो फिर इस 10 लाख का क्या बना। कहते ये भी क्लेम हो सकते हैं अगर आप डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने से पहले या करते वक्त उसे बताएं कि लेकिन मैं आपसे डैमेजेस फिर भी लूंगा। पढ़ें जरा क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट क्लेम डैमेजेस। जर्नल उसूल आ गया, अगर आप डिलेड परफॉर्मेंस कर रहे हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो जर्नल उसूल क्या आ गया, अब आप डैमेजेस नहीं क्लेम कर सकते। एक्सेप्शन आ गई, कर सकते हैं अगर गिव नोटिस रिगार्डिंग हिज इंटेंशन टू क्लेम डैमेजेस कॉज ड्यू टू डिलेड परफॉर्मेंस। वो कहता है मैं गाड़ी तो रख लूंगा लेकिन भाई तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हुआ है डिलेड परफॉर्मेंस की वजह से, वो मैं आपसे अभी भी क्लेम करूंगा। अब सामने वाला हो सकता है कहे कि नहीं भाई अगर आपने वो डैमेजेस लेने हैं ना तो ठीक है वो ले ले, फिर हम गाड़ी तो आपको दे ही नहीं रहे, वरना इधर तो आपको डबल फायदा हो गया ना। 10 लाख इससे ये ले लिए, 10 लाख पर आपने अपनी गाड़ी बेच दी, तो आपको तो डबल फायदा हो गया। ये बात याद रखें, सिविल लॉज में आपके नुकसान की कंपनसेशन होनी है। अगर आपको नुकसान नहीं हुआ तो फिर कंपनसेशन किस। अब देखें जरा सुने, गाड़ी डिले हुई, आपने 10 लाख पर यहां से खरीद ली, आपकी गाड़ी आई, आने के 5-7 दिन बाद वो भी 10 लाख ओन पर चली गई, आपको क्या नुकसान हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। इसीलिए वो कह रहा है कि यहाँ आप बताएं फिर इंटेंशन उसे, तो वो सामने गाड़ी वाला भी तो समझदारी होगा ना, तो कहेगा भाई मैं 10 लाख पिछले जो दे रहा हूं तो फिर मैं आपको गाड़ी क्यों दूंगा, क्योंकि इस गाड़ी के साथ भी तो 10 लाख अटैच है ना। तो आप किसी एक तरफ खड़े हो भाई, या डैमेजेस क्लेम कर लें या फिर लेट परफॉर्मेंस क्लेम कर लें। बात समझ आ गई थी जी। मैं रिपीट करता हूं, नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट को 2 हिस्सों में बांट लिया हमने। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिनका किसी स्पेसिफाइड डेट पर फॉर्म होना जरूरी था। इन कॉन्ट्रैक्ट को क्या कह रहे हैं हम, टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, अगर टाइम एसेंस था तो क्या हुआ, अगर वो उस फिक्स टाइम पर परफॉर्म नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिस। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही हम पढ़ कर आए 2 ऑप्शन आ गए हैं, या इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस या रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने रिसेंड कर दिया और डैमेजेस हुए हैं यू कैन क्लेम डैमेजेस, और अगर डैमेजेस हुए ही नहीं तो यू कैन नॉट क्लेम डैमेजेस। जैसे मैंने कहा कि कोई अचानक से आपको साथ वाले शोरूम से एक गाड़ी मिल गई और
उसने कहा सर हम आपसे कौन नहीं ले रहे, आप ले लें गाड़ी। अब आप कहें नहीं जी नहीं, ये तो मेरी किस्मत से मुझे मिल गया। लॉ कह रहा नहीं, डैमेजेस हुए ही नहीं है तो कुछ नहीं क्लेम कर सकते। वो कहते जी उसने मेरे साथ वादा खिलाफी की है। कहते जी यहाँ वादा खिलाफी की कोई सजा नहीं है, ठीक है ना। सिविल लॉज में वादा खिलाफी की कोई सजा नहीं है। आपका नुकसान हो गया तो वो लॉ पूरा करने के लिए तैयार है। अच्छा जी, और अगर आप कहते हैं कि नहीं यार चलो डिले हो गया कोई बात नहीं है, आप मुझे लेट ही दे दें जब गाड़ी आ रही है, यू आर इंसिस्टिंग ऑन परफॉर्मेंस, अब आपका उसूल, बुनियादी उसूल, आपका राइट टू क्लेम डैमेजेस खत्म हो गया। अनलेस आप ये वाली डेट एग्री करते वक्त बता रहे हैं कि मेरा जो पहला नुकसान हुआ है मैं वो आपसे रिकवर करूंगा। अब अगर सामने वाला बंदा कंटिन्यू करना चाहते तो कर ले। क्लियर होगी बात जी? अच्छा जी जी, डैमेजेस भी देगा ना, 10 मिलियन डैमेजेस दे दिए तो 90 मिलियन गाड़ी नहीं देगा ना, गाड़ी नहीं देगा, जी डैमेजेस देगा, नहीं आप उसे कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं। एक है कि मैंने आपसे बताया कि भाई मुझे 1 मिलियन का नुकसान हुआ है उस दिन, मैं गाड़ी तो आपसे ले रहा हूं लेकिन मेरा डैमेजेस तो आपने पे करने हैं, ठीक है ना, डैमेजेस तो आपने पे करने हैं। कहते ठीक है यार भाई बिजनेस में बैठे हैं कोई बात नहीं, डिले हो गया लेकिन डैमेजेस क्लेम करें आप, कोई बात नहीं, कंटिन्यूड है कॉन्ट्रैक्ट। आप इस बात को ऐसे समझें, इसे गाड़ी की वन ऑफ एग्जांपल की बजाय मैं एक और एग्जांपल देता हूं, वहां से शायद क्लियर हो जाए ये बात। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो घर बनाकर बेचता है। अब ये जो परमानेंट जिनका बिजनेस है और जरा अच्छे लेवल पर जो घर बनाने का बिजनेस करें, इन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं किसके साथ, ईंटों वाले के साथ भी, रेत वाले के साथ भी, बजरी वाले के साथ, सीमेंट वाले के साथ भी। अब एक बंदा है जो मुझे ब्रिक्स सप्लाई करता है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट उससे चल रहा है। एक वो साइट ऐसी थी कि जैसे आजकल के दिन है ना, स्मोक की वजह से और इसकी वजह से जरा ये जो ब्रिक्स की प्रोडक्शन है ये कम हुई होती है, इन दिनों में ईंटें भी महंगी हुई होती हैं, तो अब नेक टू नेक चल रहा है। उसे पता है रोजाना शाम को जो ईंटें आती हैं उससे अगले दिन लेबर काम करती है, और उसे पता है कि यार रात 8 बजे तक तुमने ईंटें पहुंचानी हैं, फिर हमने इन्हें पानी लगाना है, सुबह के लिए तैयार करनी है, फिर ही चाल आगे चलनी है। एक दिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया लेट, अब ब्रिक्स नहीं आई हैं, आपकी सारी लेबर फारिग बैठी रही है उस दिन, ठीक है ना। आज शाम को आई है, अब आपने कहा या तो आप पहले ही रिसेंड करते कॉन्ट्रैक्ट और आज की लेबर के जितने पैसे थे वो क्या कर लेते, डैमेजेस के तौर पे क्लेम कर लेते। अब आपने उसे कहा कि यार देखो भाई आज मेरा 20,000 का नुकसान हुआ है लेबर का, आपकी मैं ब्रिक्स उतार तो रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू तो है, लेकिन ये 20,000 मैं लूंगा आपसे जो आज मेरा नुकसान हुआ है। वो कहता हाँ यार ठीक है कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आपने नोटिफाई कर दिया कि मैं लॉस भी लूंगा और कॉन्ट्रैक्ट भी कंटिन्यू करना चाहता हूं। और एक है कि आप कहें कि नहीं यार रिसेंट दी कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपसे आइंदा ईंटें नहीं लेनी, मेरा आज का जो 20,000 का नुकसान हुआ है ना वो पूरा कर दो, वो उधर वाली चीज। बात समझ आ रही है? ये इधर वाली चेन नॉर्मली रिकरिंग इन नेचर के सर्कमस्टांसिस में ही होगी ना, कि सामने वाला सोचेगा कि अच्छा यार कोई बात नहीं है, और अगर वो सामने वाला भी थोड़ा इंटेलिजेंट है, वो कहता सर लेबर तो आपकी वाकई आई हुई थी और ईंटें भी नहीं आई हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन जब ईंटें नहीं आई तो आपने तो उसी लेबर को प्लस्तर पे लगा के दीवारें प्लस्तर करा रही हैं, तो आपका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, यू कैन नॉट क्लेम डैमेजेस। बात समझ आ रही है ना? डैमेजेस मीन्स एक्चुअल लॉस। अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव काम था, उस दिन ब्रिक्स नहीं आई हैं लेकिन आपके पास ऑल्टरनेटिव काम था, आपने लेबर से वो काम ले लिया उस दिन, तो फिर तो कोई नुकसान नहीं हुआ, यू कैन नॉट क्लेम डैमेजेस। ठीक होगी बात? अच्छा जी आगे इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लें, कल अभी दोबारा लॉ में जो हमने सबसे शायद रिफाइन कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो इसी स्लाइड पर है, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, बाकी तो कॉन्ट्रैक्ट सादा सादा। अच्छा जनाब, अगर कॉन्ट्रैक्ट जो था उसमें टाइम एसेंस नहीं था, प्रोमिसी
cannot rescind the contract. डिले हो गया. अब ये बात नहीं कही गई थी. देखो गाड़ी तो आ रही थी इसी तरह, गाड़ी की डिलीवरी की एक डेट दी हुई थी, लेकिन इसमें कोई शादी कोई ऐसा फंक्शन अटैच नहीं था. अब एक आध दिन गाड़ी ऊपर नीचे हो गई. Whether the time is essence of the contract? No. हालांकि डिलीवरी डेट लिखी हुई है ऊपर कि जी 25 दिसंबर को आकर गाड़ी ले जाए, लेकिन एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं था. अब आप गए 25 को, उसने कहा जी सर गाड़ी तो अभी नहीं आई है, आप परसों आ जाए इंशाल्लाह. कराची पहुंच गई है, बस वो आ रही है लाहौर. कहता जी मैंने तो गाड़ी नहीं लेनी, मेरा तो आज का वादा था, मैं तो नहीं ले रहा गाड़ी. वो कह रहे नहीं, इफ टाइम इज नॉट एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमिसी कैन नॉट रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिसेंड कर सकता. हाँ, अभी भी साबित करे कि इसके डिले की वजह से मुझे कोई नुकसान हो रहा है, रिसेंड फिर भी नहीं कर सकता, डैमेजेस क्लेम कर सकता है. वो कहता है यार भाई मैंने तो आज से 26 तारीख से एक सेमिनार पे निकलना था, और अब अगले 3 दिन आप कह रहे हो गाड़ी नहीं आ रही, तो मुझे तो भाई ये गाड़ी किराए पे लेनी पड़ेगी 3 दिन नहीं. 25,000 पर डे या 10,000 पर डे या 15,000 पर डे इसका किराया है. हाँ, ये आपको नुकसान हो रहा है, यू कैन क्लेम डैमेजेस. लेकिन डैमेजेस में जाने के लिए आपको साबित करना पड़ेगा कि हाँ मुझे नुकसान हो रहा है. और अगर आप अगले 3 दिन घर ही बैठे थे और ये गाड़ी लाके सिर्फ अभी इसके साथ वो जुतियां बांध के और इसकी नजरें उतारनी थी, तो फिर आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते. डैमेजेस मींस एक्चुअल लॉस. बात समझ आ रही है? बट इफ टाइम वाज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट. If time is not essence of the contract, you cannot rescind the contract. कल मुलाकात होगी, यहाँ से आगे चलेंगे.